नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। 2025 बिहार विधानसभा के जो नतीजे आए हैं उसने एनडीए को जहां एक तरफ प्रचंड बहुमत दिया है, वहीं आरजेडी की करारी हार हुई है। ऐसी हार की राजनीतिक प्रेक्षक ये मानते हैं कि कदाचित अब तेजस्वी या लालू जी में इतना साहस नहीं है कि यह पार्टी अपने पैर पर उठ करके खड़ा हो सकेगा। मैं आज आपसे एक इस विषय पर बात करना चाहता हूं कि प्रजातंत्र में सरकार के दो अंग होते हैं और दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध होता है। एक ट्रेजरी बेंच सत्ता पक्ष और दूसरा विपक्ष। प्रजातंत्र का तकादा यह है कि अगर विपक्षी दल कारगर, मजबूत और कंस्ट्रक्टिव भूमिका नहीं निभा पाया तो वो सरकारें निरंकुश हो जाती हैं, खतरा बना रहता है और उनका जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, उनका जो परफॉर्मेंस है कुप्रभावित हो जाता है और जनता को वो जो अपेक्षाएं करती है वो नहीं मिल पाती। मैं न तो किसी का सलाहकार हूँ और नहीं मैं कोई राजनीतिक कंसल्टेंट हूँ, लेकिन जो भी मेरी समझ है वो ये कहती है कि अगर बिहार में आरजेडी को, चूँकि अभी आरजेडी ही सबसे बड़ी पार्टी है, नेता प्रतिपक्ष इसी दल से होंगे, 25 सीट इनको मिला है। स्थापित नियम के अनुसार जो विधानसभा की कार्य प्रक्रिया संचालन नियमावली है वो ये बताती है कि जो विपक्ष में दल हैं उनको पूरे स्ट्रेंथ का 10% होना चाहिए। तो 243 स्ट्रेंथ का 10% 24.3 होता है, यानी 25 होना चाहिए। तो एग्जैक्टली इतना ही नंबर आरजेडी को है। तो आरजेडी को का रिवाइवल का भी उनके हार के कारणों का विश्लेषण भी होना है। हालांकि वो विश्लेषण नहीं होना था, लेकिन जो खबरें आई उसमें विश्लेषण के स्थान पर तेजस्वी को नेता विधायक दल का चुन लिया गया और कोई अदरवाइज बात नहीं हुई। लालू जी भी उसमें थे। मैं कुछ बात बताना चाहता हूं जो आरजेडी को एज ए पॉलिटिकल पार्टी अगर चाहे तो वो इसको एग्जीक्यूट कर सकता है, या फॉर दैट मैटर कोई भी दल जिन कारणों से हारता है उन कारणों का विश्लेषण करे और उसको रेक्टिफाई करे। तो पॉलिटिक्स में नथिंग इज इम्पॉसिबल। कई कैसे मामले आए जब बीजेपी का केंद्र में 2 से 3 सीट हुआ करता था। कभी बैसाखी पर चलने वाली पार्टी अपने दम पर 2 बार सरकार बनाई, तीसरी बार कुछ सीटें कम आई तो भी गठबंधन की सरकार इनकी चली। पहले भी गठबंधन की चल रही थी, लेकिन उनके अपने पास पर्याप्त सीटें थी। तो ये राजनीति में होता है। एक समय था कि इंदिरा गांधी जब इलेक्शन हारी इमरजेंसी के बाद तो लगा कि उनकी कमर टूट गई, लेकिन सी बाउंस्ड बैक। इतिहास में उदाहरण भरे पड़े हैं। आपने देखा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप हार गया, उसके बाद दूसरी बार फिर हुआ है, फिर जीत गया। ये होता है। आपको बताते चलें कि इस बार के जो विधानसभा का गठन होगा इसमें अपर कास्ट का बहुत ज़बरदस्त बाउंस बैक किया। इनफैक्ट 90 के पहले या इनफैक्ट 80-85 के पहले वाली स्थिति वापस आ गई है। कुल 71 विधायक, इनके 71 या 73 विधायक हैं और अपर कास्ट में जो 4 जातियां हैं, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ और भूमियार, इनके कुल सीटों की संख्या मिलाकर 71 है, जो विधानसभा के स्ट्रेंथ का 29% या लगभग उसको आप 30% मान ली। तो यानी आप सोच करके देखिए कि पूरे विधानसभा में 30% मात्र 10% आबादी रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बदले हुए विधानसभा और लोकतंत्र का यही तकाजा भी है, ये इसकी खूबसूरती भी है कि जिसको वोट दिया वो आएंगे। तो अब आरजेडी के लिए मैं 9 सूत्री सुझाव देना चाहता हूं और मैं जल्दी से बता दूं। पहला, आरजेडी को सबसे पहले आत्मनिरीक्षण करने से पूर्व इनके जो शीर्ष के नेता हैं उनको आत्मनिरीक्षण, आत्मपरीक्षण करना होगा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, जिसमें तेजस्वी जी स्वयं हैं। पहली चीज़ यह है कि इनको सेकेंड लेयर ऑफ लीडरशिप तैयार करनी चाहिए और राबड़ी देवी को स्वयं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधान परिषद में, उनको यह पद छोड़ देना चाहिए। और यह पद विधान परिषद में जो उनके सदस्य हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी वगैरह बहुत सीनियर हैं, उनको चाहें तो ये दे सकते हैं, लेकिन ये पद इनके पास अब नहीं रहना चाहिए। क्योंकि ये परसेप्शन जो बना कि ये दोनों पद इनके परिवार के लोग रखे हुए हैं, ये बहुत ख़राब मैसेज भी दिया। और इसके जो डिबेट्स वगैरह हुए उसमें राबड़ी देवी का कंट्रीब्यूशन उस लेवल का नहीं हो सकता है जिस लेवल का नेता प्रतिपक्ष का होना चाहिए। मेरी तो यह भी सलाह है कि एक बड़ा दिल दिखाते हुए इस बार तेजस्वी को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनना चाहिए। इससे 2 फायदा होता है। पहला कि उनके पास पर्याप्त समय रहेगा फील्ड में काम करने का, और दूसरा इनकी सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप में लोग तैयार होंगे, चाहे वो अति पिछड़े समाज से किसी को दें या फिर दलित समाज से दें। बहुत लोगों ने इस पर बात कहा कि कोई उतने काबिल लोग नहीं। हालांकि ये बात सत्य है कि आज की तारीख में विधानसभा में जो लोग जीत के आए हैं उसमें संख्या बड़ी कम है। विधानसभा में चीज़ों को अच्छे से रखने की जो एक रवायत रही है, एक परिपाटी रही है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की,
उसमें कुछ एक अपवाद को छोड़ करके या फिर तेजस्वी को छोड़ दे तो बाकी लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, एक आध एक्सेप्शन को छोड़ के। ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, इनके घर में जिस तरह का कोहराम मचा हुआ है, पहले इसको समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि घर के सदस्य कदाचित ये समझ रहे हैं कि ये बिहार उनकी कोई जागीर है। आप राजतंत्र में नहीं, जैसे राजतंत्र में होता है ना कि हमारे पिता का यह राज्य है तो हमको भी हिस्सेदारी चाहिए। तो उसमें होता था कि राजा के अगर बहुत संतान है तो सबको कहीं कहीं के गवर्नर बना देता था। तो वैसा तो है नहीं, ये तो प्रजातंत्र है। तो इनके घर के सदस्यों को अब वो कैसे करेंगे, ये लालू जी का और तेजस्वी का डोमेन है। ये हर सदस्य को दे शुड स्टे अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स। अब चूंकि तेज प्रताप जी अपनी पार्टी बना लिए हैं तो ही शुड बी लेफ्ट इंडिपेंडेंट, वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू। जो करना चाहते हैं उनको करने दे। बल्कि आपको आश्चर्य रूप से लगा कि जब से वो पार्टी नई बनाई है उनके कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। मुझको कई बार सुखद आश्चर्य हुआ कि जिस तरह से मीडिया का सवाल वो दे रहे हैं जवाब, वो बड़े मैच्योर्ड पॉलिटिशियंस की तरह दे रहे हैं। तो इनके घर के सभी सदस्यों को पॉलिटिक्स से बाहर करना होगा, ये तीसरी चीज़। चौथी चीज़ जो बड़ा महत्वपूर्ण है, इतिहास हमें सिखाता है कि जिन कारणों से किसी व्यक्ति, संस्था, देश, पार्टी आदि का उत्थान होता है, कई बार वही उसके पतन का भी कारण होता है। आरजेडी में इतना रॉडी, लुम्पेन, लफंगा टाइप का आदमी आ गया है जिसने आरजेडी की छवि इतनी खराब कर दी है कि अपर कास्ट के तो लोग छोड़ दीजिए, बाकी जो लोग एक समय में सामाजिक न्याय के तले लालू जी को अपना मसीहा मानते थे, वे सब इनसे दूर जाने लगे। इस चुनाव में मुझको लगता है कि 1960 के बाद यादवों का सबसे कम रिप्रेजेंटेशन हुआ है। मात्र 11.52% यादव एमएलए टोटल जीत करके आए हैं। उनकी संख्या मात्र 28 है, पिछले बार की तुलना में 27 कम। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि समाज के अन्य वर्गों ने आपका साथ छोड़ा है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आप देखेंगे कि यादव और मुस्लिम MY का जो समीकरण था उसमें भी दरार पड़ा है। अगर ऐसा ना होता तो बहुत सारी सीटें जैसे दानापुर आदि ये न हारते। सीमांचल में आपका पूरा सुपड़ा साफ हो गया, मगध में भी आपकी स्थिति खराब हुई। तो ऐसा इन चीज़ों का कुछ सोशल मीडिया पर जो गाने कुछ लफंगों के आ रहे हैं, अब वो कितना कंट्रीब्यूट किया हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो एक परसेप्शन जरूर बना देता है कि आरजेडी के लोग आएंगे तो इसी तरह का हरकत करेंगे। और लोगों ने किया। आरजेडी की जब रैली होती है या आरजेडी द्वारा जब बंद बुलाया जाता है, इनका जब रोड शो होता है, तो उसमें स्ट्रेंथ के साथ साथ एरोगेंस दिखता है और वो जो आक्रामकता है वह लोगों में भय पैदा करता है। इसको ख़त्म करना होगा, इस कल्चर को। 90 के दशक में जहाँ यह एग्रेशन, यह रीएसर्शन आरजेडी को एक सोशल जस्टिस के ऑर्गेनाइजेशन, सोशल जस्टिस के एक प्लेटफॉर्म, सोशल जस्टिस की एक पार्टी के रूप में ग्रो करने में मौका दिया, ग्रो करने में मदद की, अब वही चीज़ इनके पतन का भी कारण हो। इसलिए मैंने कहा कि जिन कारणों से उत्थान होता है वही कारण के भी पतन के भी होते हैं। तो ये जो चौथी चीज़ है ये इनको ख़त्म करना पड़ेगा। कैसे ख़त्म करेंगे, इसके लिए बात इनको करना होगा, इसका प्लान तैयार कर सकते हैं। एक दिन में ये हुआ नहीं, एक दिन में ये जाएगा भी नहीं, बट अगले चुनाव में 5 साल का समय है और वो समय शुरू होता है अब। पांचवा चीज़, और इसको हमने फील किया है, इनके जितने MLAs हैं, MLCs हैं, एक तो अपवाद को छोड़ दीजिए, तो इन लोगों को इंटेंसिव और रेगुलर ट्रेनिंग की जरूरत है। और ट्रेनिंग एक ऐसा चीज है जिससे आरजेडी को शायद ही कभी मतलब रहा। इनफैक्ट रिटायरमेंट के बाद मैं अपनी सेवाएं पॉलिटिकल पार्टीज को देता रहा हूं, इलेक्शन में उनके फॉर्म्स भरने में, सलाह से लेकर के और बाकी कई एक चीज़ों में, काउंटिंग वगैरह में। तो हमने फील किया है कि अधिकांश MLAs और MLC इस बात को लेकर के बड़े आशान्वित और गौरवान्वित महसूस करते हैं, बात इस सब की क्या जरूरत है, हम तो सब जानते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि विधानसभा या विधान परिषद में अपेक्षाकृत राजद के MLA और MLCs का जो डिबेट का स्तर होता है वो बहुत ही निम्न स्तर का होता है। किसी विषय को समझना नहीं, उस विषय पर तथ्यपरक बात नहीं रखना और उलूल का जुलूल बोलना, तो वो मीडिया का अटेंशन आपका ड्रॉ कर सकता है। हो सकता है कि सोशल मीडिया और फेसबुक पर आपके रील बन जाए, हो सकता है कुछ यूट्यूबर्स आपको लेकर के आपको वायरल कर दे। अब जैसे आपने देखा कि जिस तरह से भाई वीरेंद्र का वो जो ऑडियो वायरल हुआ जिसमें पंचायत सचिव से उन्होंने जिस तरीके से बात किया, अब वो कितना डेंट पहुंचाया होगा उसका कोई डेटा तो हम लोग के पास नहीं, लेकिन ये परसेप्शन तो चला गया ब्यूरोक्रेसी या गवर्नमेंट सर्वेंट्स में या इवन सोसाइटी में भी कि इसके ये लोग जो होते हैं इसी तरीके के।
तो ये इन चीज़ों को इनको तुरंत रोकना होगा। तो इसके लिए 3 स्तर का काम करना चाहिए। पहला, सभी एमएलए एमएलसीज को पार्लियामेंट्री प्रोसेस की ट्रेनिंग देनी होगी कि विधानसभा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बजट में कैसे बहस में भाग लिया जाता है, कटौती प्रस्ताव क्या होता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या होता है, 0 आवर क्या होता है, उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए। सरकार को घेरने के कई मौके मिल सकते हैं, लेकिन घेरने से मेरा मतलब ये नहीं कि प्ले कार्ड लेके इनकलाब जिंदाबाद मुर्दाबाद कीजिए, वॉकआउट कर देगी। तो उससे तो पब्लिक सब समझती है, चूंकि आज की तारीख में तो अब तो लाइव टेलीकास्ट होने लगा विधानसभा का, तो जो अखबार में छप रहा है छन करके, खाली वही तो पब्लिक पढ़ेगी नहीं, तो लाइव टेलीकास्ट देख रहा है और आपकी हरकत देखता है। दूसरे स्तर का ट्रेनिंग इनको चाहिए कि इनका जो लैंग्वेज है कैसे टोन डाउन हो, और कम्युनिकेशन का स्किल इनको सिखाना होगा। 90 के सिलेबस से कोई व्यक्ति 2025 या 2030 में परीक्षा नहीं पास कर सकता। कोई स्टूडेंट अगर ये कहे कि 90 में हम जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ते थे उसी स्टाइल से हम आईआईटी दे देंगे, तो वो नहीं पास करेगा कभी। उसको एआई सीखना होगा। ठीक उसी प्रकार 90-95 के स्टाइल में कोई एमएलए एमएलसी ये कहे कि हमको ऐसे ही संवाद स्थापित करेंगे, तो फिर वो मूर्खता है और वो सेल्फ सुसाइडल गोल है, जो सुसाइडल काम इन लोगों ने किया। तो दूसरा, संवाद और इन चीज़ों को, एटिकेट्स, कपड़ा पहनने का सहूर, बात करने का। आप जैसा आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, आरजेडी के अधिकांश नेताओं को सुनिए, ये जब बोलेंगे तो क्या कहेंगे, मैंने गरीबों को रोजगार देने का काम किया, हर चीज में वो लगाने का काम किया है। आपको मैं बता रहा हूं पूरी जवाबदेही के साथ, मैं आंख बंद करके अगर आप 10 पॉलिटिशियन के भाषण को हमको सुना दीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ये फलाना जो है आरजेडी का आदमी है। इसके हर बात में रहेगा कि मैंने ऐसा काम करने का काम किया है। अब ये बीमारी कैसे लगी मुझे नहीं पता, तो ये संवाद के लेवल पर इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग आरजेडी को अपने कार्डर को ये देनी होगी, राइट फ्रॉम ब्लॉक अप टू दी एमपीज। देखिए एक चीज याद रखिए कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण ही शब्द कह लीजिए कि कहने को लेजिस्लेचर कानून बनाती है, कहने को पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन तथ्य तो यह है कि नीतियां तो ब्यूरोक्रेट्स बनाता है, कानून और नियमावली तो ब्यूरोक्रेट्स बनाता है। विधानसभा में तो बस हाथ उठाया, जो इसके पक्ष में हाँ कहे, जो इनके विपक्ष में ना कहे, इसके अलावा कुछ होता नहीं। अब आप देखेंगे कि कुछ एक अपवाद को अगर आप छोड़ दीजिए तो आरजेडी के नेताओं का जो सरकारी कर्मियों के साथ व्यवहार है वह इतना आपत्तिजनक होता है कि वो सरकारी कर्मी टिका लेता है कि अच्छा तुमको हम बताएंगे समय आएगा। तो मैं कुछ लोगों का एग्जाम्पल दे सकता हूँ, मतलब नीतीश कुमार जी को आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी अधिकारी को वो पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर देंगे। उससे 2 नुकसान होता है, पहला वह ब्यूरोक्रेट या वो कर्मी ह्यूमिलिएट हो जाता है, तो एक तो वो नफरत पालता है आपके प्रति, और दूसरा उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। अब ये बीमारी उसी समय से लगी, हालांकि वो उस वक्त वो दूसरा पहलू था कि जब लालू जी आए और उन्होंने असर्ट करना शुरू किया तो अधिकारियों और कर्मियों को जो जलील करना शुरू किए पब्लिकली, तो पब्लिक बड़ा मजा लिया। तो वो एक दौर था कि जब सामाजिक न्याय को इन्होंने असर्ट किया कि देखो मैंने भैंस चराने वाला का बच्चा भी जो है वो कलेक्टर एसपी को डांट सकता है, लेकिन वो एक दौर था। मैंने कहा ना कि जिन कारणों से उत्थान होता वही कारण फिर आपके पतन का भी हो जाएगा अगर आप समय के साथ नहीं बदले। तो तीसरी ट्रेनिंग आरजेडी के पूरे क्रॉस दी हायरार्की इनको ट्रेनिंग देनी होगी कि आपको सरकारी कर्मियों से कैसा व्यवहार करना, और कोई इस चीज़ से इत्तेफाक रखे या न रखे, क्योंकि सरकारी कर्मी या ब्यूरोक्रेट भी इंसान ही, अगर उनको आपने जलील किया तो आपको टिकाए रखेगा और वो इलेक्शन हो या कभी हो आपको डेंट कर देगा। मैं जदयू और बीजेपी के कई एक ऐसे बड़े नेताओं को जानता हूँ जो भले पीछे में या फिर बहुत सोफिस्टिकली आपको बहुत डैमेज कर देगा, लेकिन वो पब्लिकली कभी भी मीटिंग में किसी अधिकारी को ह्यूमिलिएट नहीं करता। लेकिन आरजेडी के अगर एमपी हैं और वो दिशा की बैठक में गाली गलौज नहीं करेंगे तो उनको लगता है कि हम एमपी कौन चीज़ का है। तो ये सुधारने की ज़रूरत है। ये 5वां चीज़ है। छठा, आरजेडी में ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर कभी भी इंटेलेक्चुअल्स को इनकॉर्पोरेट करने की कोई सार्थक कोशिश नहीं की गई। कहने को यहाँ पर अधिवक्ता सेल भी है, डॉक्टर्स का सेल भी है, प्रोफेसर का भी सेल है या नहीं है मुझको नहीं मालूम, लेकिन आप बीजेपी को देख लीजिए, आप इवन जदयू को देख लीजिए, समाज के हर वर्ग को का सेल बनाकर उनके समाज में आपको घुसने की कोशिश करनी होगी। डिबेट, डिस्कशन, सेमिनार्स वगैरह आयोजित करना,
तो आप अपने आइडियाज़ को कैसे प्रोपगेट कर सकते हैं। इससे 2-3 चीज़ होता है कि उस डिस्कशन में जो बातें निकलेगी तो उससे आपको ये पता चलेगा कि यह वर्ग मेरे बारे में क्या सोचता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक सेल है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, वो वकील का सेल है, और उसमें खुले मन से सबको आने दीजिए और जो डिस्कशन है उसको ओपन होने दीजिए, उसमें क्रिटिसिज्म भी हो सकता है। तो इससे वो पार्टी निकाल पाती है कि इस वर्ग में, समाज के इस वर्ग में हमारे प्रति यानी उस पार्टी के प्रति क्या सोच है। तो इस तरह की चीज़ों को यार रिवाइव करना पड़ेगा। मुझको याद है, मुझको बात हो रहा था एक बड़े डॉक्टर से, उन्होंने आरजेडी के लिए डॉक्टर्स का एक मीटिंग स्टेट लेवल पर ऑर्गेनाइज किया, बड़ी संख्या में लोग आए भी। अब वो डॉक्टर साहब प्रयास करते रहे कि तेजस्वी या तेजस्वी का जो सलाहकार लोग हैं जिनको डुबाया, ये जो संजय यादव और सारिक और रफ़ीक और कौन कौन लोग हैं, इन लोगों ने कहा कि नहीं सब कार्यक्रम में साहब कैसे जाएंगे, तो वो नहीं गए। उस वक्त जो अध्यक्ष थे जगदानंद सिंह, वो बोले हम भी नहीं जाएंगे। परिणाम ये हुआ कि वो सारे डॉक्टर जलील होकर निकल गए। तो ये जो छठा सुझाव है कि आपको डिफरेंट सेल्स बनाने होंगे और उसको रिवाइव करना पड़ेगा, उसमें हेल्दी डिस्कशंस हो, उससे इंटरेक्शन होना चाहिए शीर्ष के नेताओं का। 7वां चीज़ जो मैंने कहा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड मेकिंग योर सेल्फ एक्सेसिबल। तेजस्वी के बारे में जो बातें आती हैं वो ये आती हैं कि इनके 4-5 जो लोग हैं, जिसमें संजय यादव और अभी एक लड़के का नाम आ रहा है, वो तो इतना डेंट पहुंचाया है कि वो यूपी में उस पर कई एक मुकदमे थे, रमीज़ या रसीक कुछ नाम है, उस पर NSA लगा हुआ था, वो जेल से भागा हुआ, कैसे वो यहाँ आया, कैसे उसकी एंट्री हुई, किसने लाया, ये सब तो खैर उनका विषय है। लेकिन ये बात हमको कई MLAs ने भी बताई, कुछ MLCs ने भी बताई, ये वर्कर्स लोग भी बताते रह चुके। हम फील्ड में रहे हैं तो सब लोग, अब तो आई एम फ्री फॉर ऑल, लोग एक्सेस करते हैं, बात करते हैं। लोगों ने बताया कि तेजस्वी से मिलना कई बार नीतीश कुमार से मिलने से भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। विधायक घंटों बैठे रह गए, वर्कर्स की तो गोली मारी है। तो ये चीज़ तो इनको ठीक करना पड़ेगा। और हमेशा याद रखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, मैन इज़ नोन बाई इज एसोसिएशन। आप यहाँ पर अंतर समझिए कि आप नीतीश कुमार के पार्टी से इत्तेफाक रखें न रखें, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि नीतीश कुमार के सलाहकार मंडली में कौन लोग हैं, कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और कुछ सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स। तो जो ब्यूरोक्रेट होता है, जो चीज़ों को नीटी ग्रिटी समझता है, उन लोगों के इनके यहाँ कभी फटक ही नहीं रही। इनके पास जो स्थिति है कि जो कंप्यूटर चला सकता है वो झाड़ू देगा, और जो झाड़ू देने वाला है वो हो सकता है सलाह दे, और जो सलाह देने वाला आदमी है वो हो सकता है गेट पर खड़ा रहे। तो जो काम का बंटवारा हम लोग बचपन में पढ़े थे, चिड़िया गिलहरी और चूहा वाला, कि उटपटांग काम सब लोगों को मिला और सब उलझ गया, तो ही उलझ गया। तो ये जो 7वां चीज़ है, सबसे पहले पार्टी में हार के प्रश्न पर विचार करने के पहले तेजस्वी को खुद पर विचार करना होगा कि ऐसा क्यों हुआ, उनके नेतृत्व में क्या कमी रही। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि किसी व्यक्ति का एजुकेशन अगर कम है तो दुनिया में कितने एग्जाम्पल है। स्वयं नरेंद्र मोदी के क्वालिफिकेशन के बारे में कोई नहीं जानता, बट ही हैज़ बिकम एक्सेलेंट कम्युनिकेटर। आपको सीखना पड़ेगा, आपकी भाषा, आपकी शैली, आपका सेंटेंस, आपका वोकेबलरी, इन चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको जल्दी उठना पड़ेगा, देर से सोना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, लोगों के लिए एक्सेसिबल रहना पड़ेगा। 8वां चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इनके इर्द गिर्द जो कॉकस बना है, इसने इनको इस हद तक इस पार्टी को बर्बाद किया है, जो अब लगता है कि कुछ लोग तो हमसे बोलते हैं कि अब ये संभव ही नहीं है कि ये रिपेयर हो जाए। हालांकि मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रख सकता हूँ। ये हो सकता है बशर्ते उसमें उस रूप में प्रयत्न किया जाए। इनको इन कॉकस से सबको बाहर करना होगा। जिस लड़के का नाम आया है रमीज, कोई अदनान है, तो कोई जो न्यू मीडिया में आ रहा है, कोई सारिक है, तो संजय यादव का नाम बिल्कुल इसने तो बदनाम ही कर दिया, इनको बर्बाद कर दिया, जिसको बोलते हैं ठेठ भाषा में, इनको डुबा दिया। ये सबको इन वन शॉट, ये सबको किक आउट करना पड़ेगा, और इनको 2-3 लेवल की टीम बनानी होगी। एक टीम ये जो विभिन्न चीज़ों पर सुविचारित मंतव्य, राय निर्बाध, निर्विवाद और निर्भीक होकर उनको दे। इनको अच्छा लगे या न लगे, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होए सुहाए। ये कबीरदास का दोहा ही है। तो इस कॉकस को ठीक करना पड़ेगा, और अगर इससे ये नहीं निकले तो फिर इस पार्टी का रिवाइवल तो छोड़ दीजिए, इनका पूरा कैरियर खत्म हो जाएगा। और अंतिम चीज़, ये जो रॉडी एलिमेंट्स के साथ घूमकर
इमैच्योर्ड हरकत करने की आदत है, इसको बंद करना पड़ेगा। सोशल मीडिया एक टूल है कम्युनिकेट करने का, लेकिन सोशल मीडिया से ही कोई आदमी चुनाव जीत जाएगा, आज भी यह परसेप्शन ही गलत है। कोई भी आदमी आ रहा है, उलूल जुलूल गाना गा रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। आप नीतीश कुमार जी के एक आदत को देखिए, उनसे मिलने या वो जिस तरह के लोगों से मिलते हैं वो कितना फिल्टर्ड होता है। नीतीश कुमार नेवर टॉक्स नॉनसेंस। ठीक है, अब उनकी स्वास्थ्य खराब हो गई है तो कुछ उटपटांग हरकत वो कर दे रहे हैं, वो एक अलग बात है। विधानसभा में कुछ ऐसी बात उन्होंने महिलाओं के सेक्स एजुकेशन में कह दिया जो अत्यंत आपत्तिजनक था, लेकिन वो स्वास्थ्य कारणों से हुआ, लेकिन वो बाउंस बैक भी करते हैं। अब तेजस्वी के साथ जिस तरह के लड़के या जिस तरह का मुरेठा बांध के पगड़ी घुमाना, हालांकि इसमें तो अब तो क्या कहिएगा, ये दुर्भाग्य है कि किसी देश का प्रधानमंत्री कट्टा और मुरेठा और इस तरह की बात करता है। तो खैर वो एक अलग विषय है, उस पर कभी हम लोग अलग से बात करेंगे। लेकिन लुम्पेन एलिमेंट, इस तरह का उलूल जुलूल हरकत करने वाले लोगों को प्रश्रय देना, और ये जो कल्चर शुरू हुआ है कि फिल्म इंडस्ट्री का गाना गाने वालों को बना दीजिए, अब ये बीजेपी में बीमारी है। आपने देखा क्या, आप रवि किशन का कुछ भाषण सुनिए, आपको मनोज तिवारी का ही, लोग तो हंसी का पात्र है, लेकिन चूंकि मोदी जी का ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि अभी जिसको बोलते हैं नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, नथिंग फेल्स लाइक फेल्योर। लेकिन इसका मतलब कोई रवि किशन के बिहेवियर को, मनोज तिवारी के बिहेवियर आदि को ठीक बता दे तो कोई बात नहीं है। अब आपने मैथिली ठाकुर को दिया, अब उससे किसी ने पूछा कि साहब ब्लू प्रिंट, तो पता नहीं वो क्या समझ ली, तो इस तरह के लोग भी जीत गए। तो इन चीज़ों से एटलीस्ट अभी तेजस्वी को हटना पड़ेगा। कोई भी आदमी आ गया, किसी के साथ फोटो खिंचा लिए, कहीं रील बना दिए, ये कोई राजनेता का काम नहीं कि आप रील बना रहे हैं। तो ये कुछ सुझाव हैं जो मैं एक नागरिक होने के नाते इसलिए दे रहा हूँ कि प्रजातंत्र में अपोजिशन का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। यह राज्य के हित के लिए और स्वयं सरकार के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि फिर से मैं कबीरदास के उसी दोहे को दोहरा देता हूँ कि नीतीश कुमार को भी, चूँकि विधानसभा में या सरकार की आलोचना कौन करता है, कंस्ट्रक्टिव आलोचना अगर करे तो कौन करता है, विपक्षी दल, विरोधी दल करता है। इसलिए सरकार भी अच्छी वो मानी जाती है जो अपोजिशन को अप्रिशिएट करते हैं। आप कभी वाजपेयी जी के भाषण को सुनिए, एक प्रसंग है, मैं वो बताते चलूँ। वाजपेयी जी के एक पुराने भाषण में आदरणीय वाजपेयी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और ओजस्वी वक्ता और महनीय कवि, उन्होंने एक बार कहा कि पंडित नेहरू जी से उनकी हर बात को लेकर के बकझक होती थी। तो एक बार लोकसभा में डिबेट में वाजपेयी जी ने कहा कि आप दोहरे चरित्र के हैं, आप में चैम्बरलैन भी है और आप में चर्चिल भी है। दोहरा चरित्र किसी को बोल दे तो मारपीट हो जाएगा। लेकिन स्वयं वाजपेयी जी के शब्दों में उन्होंने कहा कि जब कॉरिडोर में मिले नेहरू जी, तो उन्होंने कहा कि आज तुमने बड़ा जोरदार भाषण दिया। तो विरोधों का सामंजस्य ये व्यक्तित्व को बढ़ाता है। अपेक्षा ये है कि सरकार कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन को अप्रिशिएट करे, और अपेक्षा यह भी है कि यह विरोधी दल कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की भूमिका निभाए, क्योंकि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल भय सुखाए। फिलहाल में इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक।